हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यापीठ। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स के का क्वेश्चंस जो बीपीएससी में पूछे गए हैं उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक करेंगे। ये हमारा पार्ट 6 होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 51 पे बात कर लेते हैं। क्या यार, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस कार्य के लिए मिला था? तो ये मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। ठीक है, ओके। और ये कब मिला था? 1921 ईस्वी में मिला था। ठीक है, आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज इन 1921 फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो कहाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जब किसी मेटल पे जब किसी मेटल पे जब सनलाइट पड़ता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इजेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को, यानी कि इस मेटल के सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का जो फिनोमेना है उसी को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, ई इजकल टू एच म्यू। ओके, ओके। और ये हम बात कर लेते हैं क्या, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दिया था। ठीक है, आपेक्षिकता का भी सिद्धांत यानी सापेक्षता का भी सिद्धांत यही दिया था। कब? 1905 ईस्वी में। कब दिया था ये? 1905 में। और इसी का फॉर्मूला है ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर। तो इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है इसमें? यूरेनियम का उपयोग होता है। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करेंगे क्या, तो विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी को जो हम जनरेट करते हैं, कहाँ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे इसमें यूरेनियम का जो यूज होता है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है क्या कि इसमें एक कौन सा, किस प्रोसेस पे आधारित है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे, यानी नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। ठीक है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे ये प्रोसेस होता है। किस पे होता है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे। और ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, नियंत्रित श्रृंखला होती है। ठीक है, न्यूक्लियर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसमें मॉडरेटर के रूप में किसका यूज किया जाता है, यानी कि मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी जलन, डीटीओ, हैवी वाटर, या इसी में ग्रेफाइट। याद रखिएगा, तो मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है क्या कि इसमें कंट्रोल रॉड किसका बना होता है? तो कैडमियम या बोरॉन का। ठीक है, नियंत्रण वाली छड़ जो होती है ना, वो उसमें किसका यूज करते हैं हम लोग? कैडमियम या बोरॉन का। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन नाव के विखंडन पर आधारित है। उसमें मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का यूज करते हैं। उसमें नियंत्रित छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। एक हम बात कर लेते हैं नाभिकीय संलयन का। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? उसका होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है ये? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है? स्टार्स में, सन में हो गया, यानी सन भी एक टाइप का स्टार्स ही है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बम। और क्या होती है? ये हाइड्रोजन बम में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन का। और एटम बम के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का, नाभिकीय विखंडन का। तो एटम बम में न्यूक्लियर फ्यूजन, सो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूजन का। ठीक है, इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? करे कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडे कैसा किया जा सकता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है कि कंप्रेस्ड गैस को छोड़ने से। ठीक है,
देखिए, अब ये होता क्या है ना कि अगर कंप्रेस्ड यानी संपीड़ित गैस को अगर आप रूम के अंदर छोड़ दीजिए तो ठंडा क्यों हो जाता है? तो एक फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक प्रोसेस है एडियाबैटिक कूलिंग, ठीक है ना? तो होता क्या है कि अगर कोई गैस अगर वो हाई प्रेशर पे है, तो वो क्या होता है कि एकदम बहुत ही तेज़ी के साथ क्या होता है ठंडा हो जाता है, ठीक है? जब उसका प्रेशर हम रिलीज़ करते हैं तो क्या होता है वो ठंडा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं एडियाबैटिक कूलिंग, ठीक है? तो इसलिए फिर से एक बार देखिए कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो संपीड़ित गैस को छोड़ना यानी कंप्रेस्ड गैस को छोड़ने पे, ठीक है? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 54 की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है आम तौर पे सुरक्षा फ्यूज़ यानी सेफ्टी फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? ठीक है? तो अगर इसमें अगर हम बात करें एक क्वेश्चन किसका है? इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है वो। इसी को सेफ्टी फ्यूज़ बोल दो या सेफ्टी डिवाइस बोल दो। ये जनरली किसका लेड और टीन के एलॉय का बना होता है। किसका बना होता है? लेड और टीन के एलॉय का बना होता है। ओके? ठीक है। अब इसका हम बात कर लेते हैं क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसका फीचर्स ये होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट लो और हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट लो और हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वो जल्दी क्या होगा तार गल के क्या होगा सर्किट को ब्रेक कर देगा। ओके। और हाई रेसिस्टेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब जब हाई वोल्टेज आएगा चाहे हाई करंट आएगा तो क्या होगा जैसे ही हाई रेसिस्टेंस होगा तो क्या होगा जो जो हीटिंग इफेक्ट कारण क्या होगा वो गल जाएगा। क्या होगा वो गल जाएगा। ठीक है। ये हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि जो प्योर फ्यूज है जो पूरा प्योर फ्यूज है वो टीन का बना होता है। जो प्योर फ्यूज है वो किसका बना होता है? वो टीन का बना होता है। ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या कि जो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन और हो सकता है क्या कि ये जो आपका जो ये जो आखिर ऐसा क्यों क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाने की जरूरत पड़ती है? इसे दो तीन कारण है जैसे ओवरलोडिंग हो गया। ठीक है। बहुत सारे अप्लायंस को यूज कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट हो गया नहीं लाइव वायर न्यूट्रल वायर वो एक दूसरे से मैच वो एक दूसरे पे वो नेकेड होके अगर जैसे ही मैच कर जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हाई वोल्टेज हो सकता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपको जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसमें डैमेज हो सकता है या पूरा उसमें आग लग सकती है। इसी से बचाने के लिए सेफ्टी फ्यूज का यूज किया जाता है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम 55 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 55 में है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? माने पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर तो होना चाहिए लेड। ठीक है। लेकिन बीपीएससी दिया था पारा। ठीक है। हालांकि दोनों है। ठीक है। तो क्या होती लेड और जो आपका मरकरी है वो दोनों क्या होती है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। हालांकि पुअरेस्ट कौन है? लेड है। कौन है ये? लेड है। ठीक है। देखिए तांबा और जिंक यानी कॉपर और जिंक तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्या है वो? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर पूछेगा कि हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है सबसे अत्यधिक सुचालक कौन है तो वो हो जाएगा सिल्वर। क्या आ जाएगा वो? सिल्वर। यानी सबसे अधिक यानी बेस्ट कंडक्टर कौन होगा? सिल्वर। सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर कौन होगा? तो लेड। ठीक है। और मरकरी भी होता है बट इसका ऑप्शन वो सी दे दिया था। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 करे अति चालक का क्या लक्षण है? अति चालक का क्या लक्षण है? अब अति चालक के बारे में बात कर लेते हैं क्या। इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है। तो सुपर कंडक्टर में क्या होना चाहिए तो इसको सबसे पहले ये आप समझिएगा कि सुपर कंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कौन दिया था? एच के ओनेस। ठीक है ना। एक फिजिसिस्ट थे फिजिक्स साइंटिस्ट थे। ठीक है। उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। या देखिए इसका नाम है सुपर कंडक्टर यानी कि बहुत इलेक्ट्रिसिटी पूरा तेजी के साथ फ्लो करेगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी के साथ फ्लो करेगा इसका जीरो रेसिस्टेंस होगा। क्या होगा? जीरो रेसिस्टेंस होगा और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होगा। सही बात है। इनफाइनाइट कंडक्टिविटी क्योंकि कोई उसमें से उसको रुकावट है ही नहीं तो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी और जीरो रेसिस्टेंस होगा। ठीक है। ये मिसनर इफेक्ट को शो करता है। याद रखिएगा इसको शो करता है मिसनर इफेक्ट को शो करता है।
इसमें क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, जिसको कि चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, वो शून्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्या होता है, जीरो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस पहला हो सकता है, दूसरा इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो सकता है, ये मिशनर इफेक्ट को शो करता है, और चौथा क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है, चुंबकीय पारगम्यता जो है वो जीरो होता है। कितना होता है, शून्य होती है। पारगम्यता मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात हो रही थी, इसलिए ऐसा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। ठीक है, करें गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि घटता है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि अर्धचालक का मतलब होता है सेमी कंडक्टर। क्या होता है ये, सेमी कंडक्टर। ठीक, इसका तो घटता है। अब हम ये बात कर लेते हैं, क्या गर्म करना मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ, पहले हम कंडक्टर की बात करेंगे, चालक की बात करेंगे, फिर सेमी कंडक्टर की बात करेंगे, फिर इंसुलेटर की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है, जो चालक होता है, उसके रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है गर्म करना। तो कह रहा है क्या, जब कंडक्टर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। याद रखिए, उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। तो कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपको रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। सेकंड केस में देख लिया हम, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, कंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा था और सेमी कंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस घट जा रहा था। अब तीसरा आता है इंसुलेटर, कुचालक। तो इंसुलेटर में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है और एक लिमिट के बाद फिर रेसिस्टेंस घटने भी लगता है। ठीक है, तो दोनों ऐसा हो सकता है, रेसिस्टेंस घटता है शुरू में, फिर बढ़ता है, फिर घट जाता है। मेरे रूप से दो टाइप क्वेश्चन कि कंडक्टर के प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज। और इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस घट गया। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सेमी कंडक्टर के बारे में, तो यहाँ पे वो घटता है। और अगर कंडक्टर के बारे में होता तब बढ़ता है, ऑप्शन हो जाता। ठीक है, और अगर इंसुलेटर होता तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो आपको जो लोहा है, आयरन है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एज कंपेरिजन टू वुड। ठीक है, वुड क्या है, लकड़ी का इंसुलेटर है। ठीक है, जब आयरन जब गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो अब ठंडी के महीनों में टेम्परेचर तो कम हो जाता है, तो क्या होगा, वो जो ठंडक है उसके अंदर वो क्या कंडक्ट हो जाएगा। अब भाई टेम्परेचर के, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, तो कोल्डनेस भी एक टेम्परेचर ही है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर कंडक्ट कर जाएगा, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा ठंडा लगेगा। लकड़ी क्या है, एक इंसुलेटर ऑफ हीट है, और इंसुलेटर में क्या होगा, वो हीट ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में लोहा ज़्यादा ठंडा होगा। जिसका राइट आंसर क्या जाएगा, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, एक और हम बात इसी पे कर लेते हैं क्या, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है ना, वो हीट का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेंगे क्या कि सबसे पुअरेस्ट कौन है, तो दो है, लेड और मरकरी है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर लेड आए तो लेड मारना है, मरकरी तो मरकरी। ठीक है, लेड और मरकरी। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा है, कमरे में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर तो उससे क्या होगा। तो क्या कहता है कि अंततः आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, रेफ्रिजरेटर जो तो होता है ना, वो क्या होता है, रिवर्स वर्क होता है रेफ्रिजरेटर में, वो ठंडा करता है, एक पार्टिकुलर एरिया को वो ठंडा करता है।
तो इसका मतलब वहाँ का हीट को बाहर निकालता है, और उस हीट को बाहर निकालने में क्या होता है, वर्क डन करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है। हीट पंप को, किसको, हीट पंप को, या कंप्रेसर भी कह सकते हैं उसको, कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप कमरे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं, तो रेफ्रिजरेटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो ठंडा करना। तो वो उस, अगर आप खोलिए चाहे बंद करिए, तो उसका अभी भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अंदर की चीज़ों को वो ठंडा करेगा। अब ठंडा करने के लिए क्या हो गया, वो ज़्यादा उस, अब क्या है कि ज़्यादा गर्मी वहाँ पे आ गया, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या होगा, ठंडा तो सराउंडिंग को करेगा, लेकिन उस ठंडा ज़्यादा करने के लिए क्या होगा, उसका कंप्रेसर जो होगा बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है। जो रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर लगे होते हैं, वो क्या होता है, ओवरहीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब एरिया बढ़ गया, क्योंकि खुला छोड़ दिए हैं। वो चाहता है कि हमको पूरा इतना बड़ा एरिया हमको ठंडा करना है, ठीक है? इसलिए कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है, और कंप्रेसर ओवरहीट होने के कारण क्या होता है, वो सराउंडिंग को, यानी को तो रूम के अंदर ही रेफ्रिजरेटर रखा रहता है, तो इसलिए क्या होता है, रूम आपका गर्म हो जाता है। रूम क्या होता है आपका, गर्म हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं तो क्या होता है, कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है, क्योंकि कंप्रेसर ओवर हीट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या दो उत्तरोत्तर, इसको बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव, ये लगातार श्रृंग, और दो उत्तरोत्तर गर्त, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपको ट्रांसवर्स वेव के केस में, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल अगर वेव होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन होते हैं, या दो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन होते हैं, उसी को विरलन और संपीड़न बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग वेवलेंथ ही बोलेंगे। तो अगर बोलेंगे श्रिंक और गर्त किस में होता है, लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुप्रस्थ तरंग में होता है, और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच की जो दूरी होगा, उसको हम वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, ठीक है। ओके, तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। अगर एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके, अब हम इसमें ऑप्शन से पहले हम लोग देखते हैं क्या, कि वेव, ठीक ना, वेव एक टाइप का डिस्टरबेंस है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ओके, तो वेव में जो होता है कि अब इस वेव में हम लोग सबसे पहले अब देख लेते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। किसको देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे अगर आप कभी देखे होंगे, अगर इसको दिखाने के लिए इस तरह का जो ग्राफ होता है ना, देखिए ये दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे हम लोग वेवलेंथ। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेंस, ये हाइट जो है, इसी हाइट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑन आइदर साइड मतलब ये इधर भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, ऑन आइदर साइड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उससे मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे हो सकता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एक इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि जो लाउडनेस है, जो ध्वनि की जो प्रबलता है, नोट तीव्रता, प्रबलता यानी लाउडनेस, किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। किस पे, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एक और क्वेश्चन, नहीं एम्पलीट्यूड क्या, एम्पलीट्यूड एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ओके, और जो लाउडनेस जो होता है वॉइस का, वो एम्पलीट्यूड का नहीं, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। और लाउडनेस का जो यूनिट होता है वो डेसिबल होता है। क्या होता है वो, डेसिबल होता है। ये डेसिबल क्या होता है ना, एक्चुअली एलेक्जेंडर ग्राहम बेल है ना, टेलीफोन का आविष्कार किया था, उसी के नाम पे बेल है, यानी डेसिबल वो छोटा यूनिट है। ओके, ठीक है, यहां तक आप देख लिए। अब इसमें एक ऑप्शन है आवृत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। वेवलेंथ का भी क्या होगा, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है,
ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है ना। तो पर सेकंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन का कोई यूनिट तो होगा नहीं, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड मतलब पर सेकंड। इसी पर सेकंड को हर्ट्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? पर सेकंड या हर्ट्ज। अगर हम बात कर लेते हैं कि एक तारत्व जिसको हम लोग बोलते हैं पिच, तो पिच किस पे डिपेंड करता है? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पे डिपेंड करता है। जो पिच होता है या उसी को श्रिलनेस बोलते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, तो जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका पतला आवाज होगा, ठीक। और जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका पिच क्या होगा? कम होगा, तो उसका मोटा आवाज होगा, ठीक है। ओके, तो ये आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। हम अपने लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।